जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम टॉपिक रखेंगे अपना वाक्य, वाच्य और काल। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा वाक्य, और पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ कहते हैं इसको पद कर्म का समूह। क्या कहते हैं? पद कर्म का समूह। दूसरा क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन। वो क्या है? पदों का निश्चित क्रम व सार्थक समूह वो क्या कहलाता है? इसकी परिभाषा। लेकिन ये परिभाषा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये परिभाषा आधी अधूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे दोस्तों, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कमल जल में खिलता है, तो ये अपने आप में पदों का सार्थक समूह है, सार्थक समूह है। लेकिन अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिख दूँ, कमल में जल खिलता है, तो ये पदों का निरर्थक समूह है। यहाँ से अर्थ नहीं आया। सार्थक का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है जो अर्थ के साथ होता है, वो कहलाता है सार्थक। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये भी पद हैं, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कमल में जल खिलता है, तो प्यारे दोस्तों कमल में जल के खिलाने की योग्यता नहीं होती है। और जब कमल में जल को खिलाने की योग्यता नहीं है तो ये भी अपने आप में शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। इसी पदों के निरर्थक समूह को हम अशुद्ध वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध वाक्य। इसी को क्या कहते हैं? अशुद्ध वाक्य। और जो पदों का सार्थक समूह होता है उसको कहते हैं हम शुद्ध वाक्य। केवल आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर हम शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही वाक्यों की चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अशुद्ध वाक्य से भी पूछा जाता है और क्वेश्चन हमारा शुद्ध वाक्य से भी पूछा जाता है। तो जैसे शाब्दिक अर्थ हुआ वाक्य है, तो पदक्रम का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पदक्रम का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य। लेकिन पदों का जो निश्चित क्रम व सार्थक समूह है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, एक सार्थक होता है और एक होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पर वैसे 8 भी होते हैं जब हम वो करें, लेकिन यहाँ जब हम सार्थक और निरर्थकता के आधार पर देखते हैं तो वो दो प्रकार के वाक्य होते हैं। उनमें एक शुद्ध वाक्य कहलाता है और एक कहलाता है अशुद्ध वाक्य। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन फिर बनता है तीसरा, वो क्वेश्चन है वाक्य के अंग, और दूसरा होता है अवयव या तत्व। वाक्य के दो तत्व या अवयव होते हैं प्यारे दोस्तों, अर्थात एलिमेंट। उसमें से एक को कहते हैं हम उद्देश्य। एक को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है विधेय। अब सेंटेंस में जो हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, उनमें से कुछ कर्ता होते हैं, कुछ क्रिया है। कुछ कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं तो कुछ क्रिया के लिए शब्दों को प्रयोग करते हैं।
तो इसके अलावा एक होता है इसमें प्यारे दोस्तों उद्देश्य का विस्तार। सेंटेंस में क्या है? उद्देश्य का विस्तार। और सेंटेंस में विधेय के अलावा पाया जाता है विधेय का विस्तार। क्या पाया जाता है? विधेय का विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जिसको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं वो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। कर्ता के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ये क्या होते हैं? ये क्रिया के साथ प्रयोग में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारा विधेय का विस्तार। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वास्तव में अब तक जो आप पढ़ते आए हो उद्देश्य को कर्ता के रूप में, लेकिन यहाँ वाक्य में हम कर्ता ना कह के उसको उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ प्यारे दोस्तों इसको क्रिया ना कह के सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? विधेय। तो जो सेंटेंस में अब तक आपने कर्ता और कर्म इन दो की जो मेन भूमिका होती है ये आपने पढ़े हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, उसी को यहाँ वाक्य में हम कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कह रहे हैं। कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कह रहे हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। एक तत्व प्यारे दोस्तों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये जो 5 तत्व है हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो वाक्य के अंग है, अवयव है, तत्व है, तो ये होते हैं प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है 2। यानी कि एक उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जैसे पानी जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि पानी के कितने अंग हुए? 2 अंग, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। उसमें कितने तत्व हुए? 2। कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे ही वाक्य को बनाने के लिए हमें उद्देश्य और विधेय की आवश्यकता है। वाक्य को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? उद्देश्य और विधेय। लेकिन अकेला कर्ता और अकेला क्रिया सेंटेंस नहीं बना सकता है। तो उसमें से हमें कुछ सेंटेंसों में हम उद्देश्य का विस्तार अर्थात विधेय का विस्तार भी प्रयोग कर लेते हैं। जो कर्ता के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं वो उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, और जो क्रिया के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं वो कहलाते हैं विधेय का विस्तार। क्या कहलाएंगे? विधेय का विस्तार। अब समझो इनको सेंटेंस के माध्यम से। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है। आपसे पूछेगा इसमें उद्देश्य बताइए क्या है और विधेय बताइए। दूसरा सेंटेंस, माता पिता पार्क में बैठे हैं। तीसरा सेंटेंस, राम श्याम मोहन सोवन गीता बबीता राम श्याम मोहन तथा सोहन गीता बबीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नाचते
गाते हैं। आपसे 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एक क्वेश्चन तो ये कि ये बताइए कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इनमें कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं, अर्थात कितने कर्ता और कितनी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा आपसे ये पूछेगा कि इसमें कर्ता का जो विस्तार है वो क्या है, जिसके हम उद्देश्य का विस्तार भी कहते हैं, और विधेय का विस्तार क्या है, जिसको हम यहाँ क्रिया का विस्तार भी कहते हैं। तो ये 4 अलग अलग तरह के यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक सेंटेंस से कम 20 से 22 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछे। वो ये भी पूछ सकता है घोड़ा गाड़ी खींचता है, बताइए तत्सम तद्भव देशी विदेशी है। वो ये भी पूछ सकता है ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। वो ये भी पूछ सकता है इसका लिंग वचन बताइए क्या है। वो ये भी पूछ सकता है इसमें कारक बताइए क्या है। वो ये भी पूछ सकता है ये सेंटेंस वर्तमान भूत भविष्य किसका है। तो एक सेंटेंस से कम 20 से 22 क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। लेकिन वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है। तो यहाँ हम केवल इसको वाक्य के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे कि वो क्वेश्चंस हमारा पहला ये है कि इसमें उद्देश्य बताना है कि इसमें उद्देश्य क्या होगा। दूसरा क्या है कि विधेय क्या है, और वे उद्देश्य और विधेय कितना है। तो दोस्तों ये जो घोड़ा है ये कहलाता है हमारा उद्देश्य। क्यों? क्योंकि ये करता है, तो इसमें ये एक उद्देश्य हुआ। ये जो खींचता है ये कहलाता है हमारा विधेय। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है, क्योंकि क्रिया को हम विधेय कहते हैं और कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। अब फिर क्वेश्चन ये है रेखांकित शब्द बताइए क्या है। ये जो गाड़ी बचा इसमें ये खींचता है तो विधेय हो गया, ये घोड़ा जो है उद्देश्य हो गया। अब ये बताना है कि ये गाड़ी उद्देश्य का विस्तार होगा या विधेय का विस्तार है। ये शब्द किसके लिए आया है, फिर वो आपसे पूछ रहा है कि ये शब्द किसके लिए आया है। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि खींचता क्या है, गाड़ी। तो ये गाड़ी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, क्रिया के लिए। इसीलिए ये कहलाएगा विधेय का विस्तार। क्या कहलाएगा दोस्तों, विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो खींचता है क्या कहलाया, यहाँ पे क्रिया के लिए शब्द आया तो कहलाया विधेय का विस्तार। ये कर्ता हुआ, ये क्रिया हुआ, ये क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द हुआ, इसीलिए क्या कहलाया, विधेय का विस्तार कहलाया। अब यहाँ क्या है, ये माता पिता क्या कहलाए दोस्तों, माता पिता 2 कहलाए हमारे उद्देश्य। माता पिता क्या कहलाए, 2 उद्देश्य। और ये बैठे हैं क्या कहलाया, इसमें एक विधेय यानी कि क्रिया। और ये पार्क में क्या कहलाएगा, तो ये पार्क में कहलाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ विधेय का विस्तार, क्योंकि बैठे कहाँ हैं, पार्क में। तो ये बैठे, ये पार्क में किसके लिए शब्द आया, क्रिया के लिए, इसीलिए ये क्या कहलाया, ये कहलाया विधेय का विस्तार। क्या कहलाया दोस्तों, विधेय का विस्तार। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय। ये क्या है, विधेय का विस्तार। गाड़ी क्या है, विधेय का विस्तार। इसीलिए जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं वो कहलाते हैं सरल वाक्य। तो ये क्या बने, ये सरल वाक्य बने, क्योंकि अपने आप में जो सरल वाक्य की कंडीशन होती है वो एक उद्देश्य एक विधेय या 2 उद्देश्य एक विधेय की होती है। इसके बाद फिर इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए राम श्याम मोहन तथा सोहन गीता बबीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, या खाते पीते नाचते गाते हैं। इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय है, और ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एक तो राम हो गया, 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हुए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गए हमारे उद्देश्य। कितने उद्देश्य हुए, 6 उद्देश्य। फिर विधेय कितने हैं, यहाँ खेलना कूदना एक क्रिया है, पढ़ना लिखना एक क्रिया है, खाना पीना एक क्रिया है, और नाचना गाना यहाँ पे एक क्रिया। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया की पहचान क्या है, जब 2 क्रियाओं के बीच में हाइपन लगा हो तो समझ लो वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, 2 क्रिया का एक साथ शुरू होना और एक साथ समाप्त होना। यहाँ खेलने के साथ कूदना, खेलना बंद कूदना बंद, पढ़ना बंद तो लिखना बंद, खाना बंद तो पीना बंद, नाचना बंद तो गाना। यानी कि जब भी हम 2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग करें और उसमें योजक चिन्ह हाइपन का प्रयोग करते हैं तो वो ये हमें बताती है कि वो क्रिया संयुक्त क्रिया है।
और संयुक्त क्रिया में दो क्रिया एक साथ होती है और एक साथ ही समाप्त होती है। तो जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो रही हो, एक साथ समाप्त हो रही हो, उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसीलिए 1, 2, 3 और 1, 4। तो यहाँ 6 उद्देश्य हैं और दोस्तों 4 विधेय, 6 उद्देश्य और 4 विधेय का ये सेंटेंस है। तो ये भी क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपस में हैं ये बताइए क्या है, ये आपस में क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ क्या है, आपस में अपने आप में राम, श्याम, मोहन तथा सोहन, गीता, बबीता। फिर प्रयोग क्या किया है? आपस में। ये उद्देश्य का विस्तार होगा या विधेय का विस्तार होगा। तो यहाँ ये तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता तो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ आपस में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। कौन सी? खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, खाने पीने की, नाचने गाने की। तो ये जो आपस में है दोस्तों, ये आपस में कहलाएगा विधेय का विस्तार। क्या कहलाया ये? विधेय का विस्तार अर्थात क्रिया का विस्तार, विधेय का विस्तार। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा लोगों को दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन सरल मिश्र संयुक्त वाक्य तो पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा प्यारे दोस्तों ये उद्देश्य और विधेय वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपको रेखांकित कर देगा कि आपस में बताइए क्या है इसमें। इसमें उद्देश्य है, विधेय है, विधेय का विस्तार है या उद्देश्य का विस्तार। आप क्या कहोगे? विधेय का विस्तार है। फिर आपसे पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। इसमें 4 विधेय, जबकि आप क्या करते? इसको 8 विधेय करते। क्या करते हैं आप? 8 विधेय। फिर आपसे पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। तो यहाँ 1 उद्देश्य 1 विधेय। फिर यहाँ माता और पिता क्या है? 2 अलग अलग व्यक्ति। माता पिता पार्क में बैठने, माता बैठेगी तो पिता को थोड़ा ही आराम मिलेगा, दोनों बैठेंगे तो दोनों को आराम मिलेगा। तो यहाँ माता और पिता क्या है? अपने आप में प्यारे बच्चों 2 अलग अलग संज्ञाएँ हैं, ठीक है, जो एक सामासिक पद के रूप में हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ जब 2 अलग अलग व्यक्ति हुए तो स्वाभाविक बात है ये कहलाया 2 उद्देश्य 1 विधेय का, ये कहलाया 1 उद्देश्य 1 विधेय का, और ये कहलाया अनेक उद्देश्य अनेक विधेय का सेंटेंस। क्या कहलाया? अनेक विधेय का, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय का सेंटेंस। और अनेक का मतलब क्या हुआ? 6 उद्देश्य और 4 विधेय। और एग्जाम्पल लो और पीछे जो चीज़ आपने समझी है उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। यहाँ पे 4th सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु, नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें उद्देश्य बताइए क्या है और विधेय बताइए क्या है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय पूछ रहा है। उद्देश्य और विधेय बताइए निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या है। फिर उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों जो कर्ता के लिए शब्द प्रयोग हमने किया है वो क्या कहलाएगा? हमारा वो कहलाएगा उद्देश्य। कर्ता क्या है यहाँ? कर्ता एक तो है नेता और दूसरा क्या है यहाँ? साधु। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हुए? 2। कौन कौन से? एक तो हुआ नेता और दूसरा हुआ साधु। फिर आपसे पूछेगा ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार? उद्देश्य का विस्तार या फिर विधेय का विस्तार? तो यहाँ क्या आएगा प्यारे दोस्तों? ये आएगा यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार। क्या आएगा? उद्देश्य का विस्तार। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। कैसे कहलाएगा उद्देश्य का विस्तार? क्योंकि ये सारे के सारे शब्द सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु, ये यहाँ इन कर्ता अर्थात उद्देश्य के लिए आए। तो जो भी कर्ता के लिए शब्द प्रयोग करते हैं सेंटेंस में उसको कहते हैं हम उद्देश्य का विस्तार। अब आप ये कहोगे सर जी सपना देखना तो क्रिया है,
तो सपना देखना हमेशा अर्धचेतन अवस्था में होता है, और अर्धचेतन अवस्था में किया गया कार्य कभी भी प्यारे दोस्तों क्रिया के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में भी केस जाता है तो वहाँ भी पूछा जाता है कि आपने पूरे होश हवास में ये बयान दिया है, आपने पूरे होश हवास में ये चीज़ें लिख के दी है, आपसे कोई प्रेशर तो नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अर्धचेतन अवस्था में किया गया गलत काम भी प्यारे बच्चों अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सुंदर भारत का सपना देखने वाले ये कहलाया उद्देश्य का विस्तार, ये दो यहाँ पे क्या है उद्देश्य। अब विधेय क्या है, विधेय है यहाँ पर ये पढ़े, और ये क्या है प्यारे दोस्तों एक, तो यहाँ एक विधेय है। और आजकल जेल में, तो ये आजकल जेल में क्या है विधेय का विस्तार, आजकल जेल में क्या है विधेय का विस्तार है, ये क्या है विधेय का विस्तार। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि इस सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं, तो आप क्या कहोगे दो उद्देश्य और एक विधेय हैं, दो उद्देश्य और एक विधेय। फिर आपसे पूछेगा कि ये बताइए आजकल जेल में पड़े हैं रेखांकित में बताइए क्या है, तो आप कहोगे विधेय का विस्तार। क्यों, क्योंकि ये पड़े हैं क्रिया है जिसको हम विधेय कह रहे हैं, और ये पढ़ जो आजकल जेल में क्या है प्यारे दोस्तों ये आया है इस विधेय के लिए, इसलिए ये विधेय का विस्तार बन गया। और ये जो आया सुंदर भारत का सपना कौन देख रहे थे, नेता और साधु, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उद्देश्य का विस्तार। क्या कहलाएगा उद्देश्य का विस्तार। देखो अब तक आपने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। एक तो क्या है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों पद कर्म का समूह, यानी कि पद कर्म क्यों कहते हैं, पद में शब्द में क्या अंतर है किसी ने नहीं पूछा, और मैं यही देख रहा था कि जब आपको इसी पद का शाब्दिक अर्थ नहीं पता तो आप कैसे बताओगे पद कर्म का समूह क्या होता है, पद कर्म का समूह क्या होता है। दूसरा परिभाषा क्या है, पदों का निश्चित क्रम व सार्थक समूह। अगर हम ये कहते हैं पदों का सार्थक समूह वाक्य है तो वो अपने आप में डेफिनेशन आधी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। पदों का एक निश्चित क्रम भी होना चाहिए और सार्थकता भी होनी चाहिए, तब वो वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, वो वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ चीज़ें समझो कि आखिरकार ये पद क्या है, क्या समझना है कि ये जो पद है ये पद है क्या। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे मैंने शब्द ले लिया ये कै मैं और ले, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों हमारे, ये कहलाते हैं वर्ण। फिर इसके साथ हमने एक साथ लिख लिया, ये लिख लिया प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे कमल, ये क्या कहलाया, ये कहलाया शब्द कहलाया। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया कमल का फूल, क्या लिख लिया दोस्तों कमल का फूल, ये क्या कहलाया हमारा पद। क्यों कहलाया है पद, भाई वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो यहाँ वर्ण 1 2 3 थे, तीनों को आपस में एक साथ लिखा तो यहाँ से इसने अर्थ प्रकट किया तो इसलिए शब्द कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोस्तों इसको फिर इस रूप में लिख लूँ, अलग लिख लूँ, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया ले, फिर मैं और फिर कै, तो ये क्या कहलाएगा, ये निरर्थक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पदों का समूह तो ये भी है, सॉरी वर्णों का समूह तो ये भी है, लेकिन ये अपने आप में क्या कहलाया यहाँ निरर्थक शब्द कहलाया। तो जब वर्णों का समूह होगा और अर्थ नहीं देगा तो क्या कहलाएगा निरर्थक, और जब वर्णों का प्यारे बच्चों समूह होगा और वो अर्थ देगा तो वो क्या कहलाएगा सार्थक शब्द कहलाएगा। ऐसे ही वाक्य में भी है, वाक्य में हम ये नहीं कह सकते केवल पदों का जो समूह होता है वो वाक्य है, उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए और सार्थकता भी होनी चाहिए। कमल का फूल, तो ये जो कमल का फूल है यहाँ पे इस शब्द का संबंध इसके साथ और फूल के साथ आ गया, फूल का संबंध का के साथ और कमल के साथ आ गया। का यहाँ विभक्ति का प्रयोग कर लिया तो ये विभक्ति हो गई हमारी प्यारे बच्चों षष्ठी विभक्ति। कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। कौन सा कारक होता है षष्ठी विभक्ति में, संबंध कारक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब शब्दों के साथ विभक्ति आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, विभक्ति कहलाती है। जब शब्दों के साथ विभक्ति आ जाए, जब शब्दों के साथ कोई कारक चिन्ह आ जाए, जब शब्द आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाए तो वो शब्द ना रह के वो पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पद। दोबारा से सुनो पद की डेफिनेशन क्या है। विभक्ति युक्त शब्दों के समूह को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्दों के समूह को पद कहते हैं। एक, जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो शब्द ना होके पद बन जाते हैं,
वो शब्द ना होके पद बन जाते हैं। जब शब्द आपस में संबंधित हो जाते हैं तो वो शब्द ना रह के पद कहलाते हैं, वो शब्द ना रह के पद कहलाते हैं। तो कितनी परिभाषा हुई? 3 परिभाषा हुई। कौन कौन सी हुई? एक तो हम ये कहेंगे कि शब्दों का सार्थक समूह पद है, फिर ये कहेंगे कि शब्दों का विभक्ति वाला समूह पद है, फिर ये कहेंगे शब्दों का आपस में संबंधित समूह पद कहलाता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाया? ये कहलाया पद। फिर वाक्य क्या कहलाएगा? तो जब ये सारी चीज़ आ गई दोस्तों, तो यहाँ जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि कमल जल में या कीचड़ में, कमल जल में खिलता है, तो कमल जल में खिलता है, ये अपने आप में क्या कहलाया? वाक्य कहलाया। ये क्या कहलाया? वाक्य। अब हम क्या कहेंगे? एक कंडीशन तो हमारे पास ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन ये थी और चौथी कंडीशन ये थी। हम क्या कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, शब्दों का सार्थक समूह पद है, पदों का सार्थक समूह वाक्य है। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी वो देखो। दूसरी चीज़ ये थी प्यारे दोस्तों कि यहाँ जो हम कह रहे हैं कमल जल में खिलता है, ये अपने आप में सारे के सारे पद एक दूसरे से संबंधित हैं और इसमें विभक्ति भी आया है, अधिकरण कारक, तो सप्तमी विभक्ति। तो जब हम विभक्ति युक्त पदों का भाव और सेंस के अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं तो वो पदों का समूह वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पदों का समूह वाक्य कहलाता है। क्लियर? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये कै, मैं और लय वर्ण हुए, यहाँ ये शब्द हुए और ये क्या कहलाया? यहाँ पद कहलाया। यहाँ चलेंगे टॉपिक सीक्वेंस में। पहले आपको वाक्य पढ़ाया जा रहा है, वाक्य पे डिपेंड है वाच्य, और दोस्तों वाक्य और वाच्य ये जब दोनों कर लोगे तब पढ़ोगे आप काल, और यहीं से आपकी होगी इस बैच की शुरुआत। ये जरूरी नहीं है कि वर्णमाला ही हिंदी का पहला टॉपिक है, तो ये आपको ध्यान, यहाँ पहली क्लास और दूसरी क्लास प्राइमरी लेवल के बच्चों की तो क्लास है नहीं कि पहले आपको कै ख गया घ सिखाएंगे। तो यहाँ आपको नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, और नौकरी के लिए तैयारी करने का क्या होता है कि जो सीक्वेंस में टॉपिक है वो सारे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाक्य शुरू क्यों किया गया? क्योंकि वाच्य पढ़ाना है, काल पढ़ाना है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ाने हैं, और ये हम तभी कर पाएंगे जब इन टॉपिक का सीक्वेंस बनाएंगे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब वर्णमाला की बारी आएगी तो पहले वर्णमाला होगी, फिर संधि होगी, फिर उपसर्ग होगा, फिर प्रत्यय होगा। वो 4 टॉपिक का अपना सीक्वेंस है। इन 4 टॉपिक का अपना सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए शब्दावली, और जब तक आपके पास शब्दावली नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप शब्दों से परिचित नहीं होंगे तब तक प्यारे दोस्तों आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर टॉपिक का अपना एक सीक्वेंस है। हर टॉपिक का क्या है? अपना एक सीक्वेंस। जैसे समास है, समास के साथ क्या पढ़ेंगे? कारक। दोनों चीज़ें एक, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड है। वो क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड। ऐसे ही जब आपको प्यारे दोस्तों शब्द की बारी आएगी, शब्द के पढ़ने की, तो उस समय आप तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी एक साथ पढ़ोगे और विकारी और अविकारी एक साथ पढ़ोगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप एक साथ पढ़ोगे तभी आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ें सीक्वेंस में आके आप सीखोगे। ठीक है? तो इसका यहाँ से वर्णमाला से कोई लेना देना नहीं, इसका शब्द से भी कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है पद से। और पद की डेफिनेशन क्या है प्यारे दोस्तों अपने आप में? कि शब्दों का सार्थक समूह। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वही चीज़ आपने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है। वही चीज़ क्या है प्यारे दोस्तों? डेफिनेशन में लिखी है। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पद कर्म का समूह। यानी कि पद तो आए लेकिन उनका अपना सीक्वेंस हो, उनका कर्म हो, उनमें विभक्ति हो। परिभाषा: पदों का निश्चित कर्म व सार्थक समूह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वाक्य कहलाएगा। कमल जल में खिलता है, ये सार्थक है। ठीक है? कमल में जल खिलता है, ये निरर्थक समूह है। और निरर्थक समूह को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वाक्य कहते हैं। निरर्थक समूह को क्या कहेंगे हम? अशुद्ध वाक्य। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वाक्य के अंग की। इस वाक्य के क्या प्यारे बच्चों? अंग है। ठीक है? अंग का मतलब ये हुआ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, ऐसे वाक्य के लिए भी 2 चीज़ जरूरी है। एक है उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। उद्देश्य को कहते हैं कर्ता, विधेय को कहते हैं हम क्रिया। तो यहाँ उद्देश्य के लिए जो प्रयोग करते हैं शब्द सेंटेंस में, उनको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विधेय के लिए जो प्रयोग करते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाता है। अर्थात कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द
उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार कहलाते हैं। और विधेय अर्थात क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द विधेय का विस्तार या क्रिया का विस्तार कहलाते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है उद्देश्य और विधेय के आधार पे। क्वेश्चन देगा घोड़ा गाड़ी खींचता है, बताइए इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। फिर क्वेश्चन देगा आपको कि इसमें से ये जो गाड़ी है ये बताइए क्या कहलाएगा। ऑप्शन देगा उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन देगा विधेय, तीसरा देगा विधेय का विस्तार और चौथा देगा उद्देश्य का विस्तार। क्लियर। तो जो क्रिया है वो विधेय है, जो कर्ता है वो उद्देश्य है, जो कर्ता के लिए शब्द आया है वो उद्देश्य का विस्तार है और जो क्रिया के लिए शब्द आया है वो विधेय का विस्तार। इतनी छोटी सी चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है। माता पिता पार्क में बैठे हैं, सबको पता है यहाँ माता पिता क्या है, कर्ता है, क्योंकि बैठने की क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही है, इसलिए माता पिता यहाँ दो उद्देश्य हुए। यहाँ प्यारे बच्चों बैठना क्रिया है। इसके बाद में जो बैठना कहाँ पे हो रहा है, पार्क में हो रहा है, तो इसलिए ये किसका प्रयोग हुआ, क्रिया के लिए प्रयोग हुआ पार्क। जब क्रिया के लिए प्रयोग हुआ तो यह विधेय का विस्तार कहलाया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ दो उद्देश्य और इसके बाद एक विधेय, दो उद्देश्य एक विधेय वाला। तो ये क्या था, ये एक उद्देश्य एक विधेय वाला था सेंटेंस, ये दो उद्देश्य दो विधेय। और ये क्या है, ये अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, क्योंकि इसमें 6 उद्देश्य है और 4 कर्ता। तो ये कहलाता है अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो होंगे कि सरल वाक्य क्या है। तो जो आपने ये दोस्तों ये चीज़ें पढ़ी है ये सब एक पंथ दो काज के रूप में पढ़ी है। जहाँ एक उद्देश्य हो, जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय आ जाए, जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो, या फिर दूसरी कंडीशन हो जहाँ दो उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब क्या है, उद्देश्य का मतलब है कर्ता। जहाँ दो उद्देश्य एक या दो विधेय हो, एक या दो विधेय हो। और तीसरा क्या है, जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो। दोस्तों ये कंडीशन सारी कहलाती हैं सरल वाक्य की। ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है सरल वाक्य। क्या कहलाएगी ये, सरल वाक्य। इसी सरल वाक्य का दूसरा नाम है, इसी सरल वाक्य का दूसरा नाम होता है साधारण वाक्य। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे प्यारे दोस्तों वाक्य के हमारे जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। उनमें से एक होता है सरल वाक्य जिसका दूसरा नाम साधारण वाक्य है। दूसरा जो भेद होता है वो होता है मिश्र वाक्य जिसका दूसरा नाम मिश्रित वाक्य भी होता है। तीसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य जिसका एक और भेद होता है जिसका दूसरा नाम होता है जटिल वाक्य। तो यानी कि आप सरल, मिश्र और संयुक्त को तब समझ सकते हो जब आपने प्यारे दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य और विधेय को समझ लिया हो। अभी आपने क्या किया, यहाँ पीछे जो सेंटेंस प्रयोग किए थे वो किसके सेंटेंस थे, देखना यहाँ पे क्या था प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दो उद्देश्य एक विधेय थे। जब दो उद्देश्य एक विधेय है तो ये क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य का सेंटेंस हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें क्या था, यहाँ 6 उद्देश्य अनेक 4 विधि, तो ये अनेक उद्देश्य अनेक विधि का हुआ। तो ये भी क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, यहाँ सरल वाक्य कहलाए। क्या कहलाए, सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस। ठीक है। यहाँ क्या है, दो उद्देश्य है एक विधि है, दो उद्देश्य एक विधि क्या कहलाया, सरल वाक्य। यहाँ क्या है, इसमें प्यारे दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधि। विधि क्या है, खींचना। यहाँ पे उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों, घोड़ा। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाए, सरल वाक्य। तो आपने वाक्य के अंग तो पढ़े ही, आपने प्यारे दोस्तों वाक्य के तत्व तो पढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने सरल वाक्य को भी कंप्लीट कर लिया। क्योंकि चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड, चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। और जो ये पहले से सोच के बैठे हैं कि पहले आपको वर्णमाला पढ़ाई जाएगी, मैंने 16 बैच, ये आपने जो बैच लिया है एक नया बैच है, इससे पहले तमाम बैचें हुई, किसी में भी मैंने स्टार्टिंग वर्णमाला से नहीं की है। ठीक है, एक बैच में की है।
क्योंकि जब रट्टू जो तोते होते हैं तो उनको फिर वहीं से ही सिखाना पड़ता है जहाँ पे उन्होंने सीखना बंद कर दिया हो। यहाँ ये जो भी टॉपिक आपस में एक दूसरे पे सीक्वेंस है, उसके हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ क्या चलेगा, आपका कंबाइंड एक प्यारे बच्चों सिनेरियो चलेगा। जैसे वाक्य, वाच्य और काल, ये तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। इसके अंदर चौथा होता है सामान्य अशुद्धि, जिसको हम वाक्य अशुद्धि भी बोलते हैं। तो ये जो चारों पार्ट है ये एक साथ करेंगे। 4 पार्ट का मतलब है किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अब तक आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वाक्य है। आपको ये वाक्य से ही शुरू क्यों कराया गया, आपको आज वाक्य ही क्यों पढ़ाया गया, तो उसको आप प्यारे दोस्तों ढंग से समझने की कोशिश करो। यहाँ से शुरुआत हुई है वाक्य से, तो यहाँ ये एक ग्रुप है। इसके बाद में टॉपिक क्या आया, वाच्य। इसके बाद में टॉपिक क्या आएगा, काल। इसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे हम, सामान्य अशुद्धियाँ। इससे क्या पढ़ेंगे हम, सामान्य अशुद्धियाँ। ये सामान्य अशुद्धियाँ आप तब सीख पाओगे जब आपने वाक्य, वाच्य और काल पढ़ लिया हो। क्लियर। और इनका ये क्या है प्यारे दोस्तों, ग्रुप 1 है। ये क्या है हमारा, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वो मिनिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे 3। मिनिमम कितने होंगे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 5। हमने इसलिए नहीं पढ़ाया कि हमें वर्णमाला सिखानी थी, हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमें ये 3 से लेके 5 क्वेश्चंस की तैयारी करानी है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम मान के चलो इसमें 7 लेक्चर हो गए या 8 हो गए या 10 लेक्चर हो गए, तो उन 10 लेक्चर का फ़ायदा क्या है कि हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ रामायण नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ केवल जो पेपर में आता है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जिसको विद्वान, लेखक, साहित्यकार बनना है तो वो किताबें हैं, मार्केट भरी पड़ी हुई है किताबों से। यहाँ पे सॉलिड चीज़ें होगी, छटी हुई चीज़ें होगी। क्वेश्चंस की फ़िलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामों में पूछे जाने वाली वैरायटी होगी। तो ऐसे ये क्या है प्यारे दोस्तों, ग्रुप 1 है। ऐसे ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 2 में क्या है प्यारे दोस्तों, समास है। ठीक है, कारक है। तो वो क्या है, ग्रुप 2। वहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ग्रुप 2 से आएंगे। ऐसे फिर ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में क्या है, रस, छंद और अलंकार। वहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम क्या आएंगे प्यारे बच्चों, 5। तो उस तरीके से हमने जहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही है वो आपको पहले कराएंगे, और जो रामायण, आल्हा गाला है, महाभारत है, वो आपको प्यारे बच्चों बाद में कराएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे और टॉपिक के आपस में सीक्वेंस के आधार पे चीज़ों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये कितने थे आपके, ये क्या पढ़े आपने, वाक्य के अंग। आगे देखो इसमें, इसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ 4th जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, तो आपको ये ध्यान रखना है। और या फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाक्य के भाग। कितने भाग होंगे वाक्य के, 6 अलग अलग भाग होते हैं। और आधार भी पूछा जाता है, वाक्य के भाग और आधार। तो वो कितने होते हैं, वाक्य के 6 आधार होते हैं, 6 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग होता है प्यारे दोस्तों हमारा योग्यता। एक भाग क्या होगा हमारा, योग्यता होता है। दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम कर्मबद्धता। उसको क्या बोलते हैं हम, कर्मबद्धता। तीसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों हम सन्निधि। क्या बोलते हैं, सन्निधि। ठीक है। इसके बाद में एक चौथा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पष्टता। इसी का ही एक दूसरा नाम होता है यथार्थता। क्या बोलते हैं इसको, यथार्थता। इसके बाद 5वां एक और भाग होता है, उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों हम आकांक्षा। क्या बोलेंगे उसको, आकांक्षा। और इसके बाद में एक और 6 भाग होता है, वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं अन्वय। क्या बोलेंगे, अन्वय। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है, ऐसे ही वाक्य को बनाने के लिए हमें इन 6 आधारों की आवश्यकता है। अगर ये 6 आधार उसमें होंगे तो वो अपने आप में शुद्ध वाक्य बनेगा, और इन 6 में से कोई भी एक गायब होगा तो वो शुद्ध वाक्य नहीं बन सकता, वो शुद्ध वाक्य नहीं बन सकता।
अब क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाएगा, कई बार इन्हीं को वाक्य के अंगों में वाक्य के तत्वों को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं को हम वाक्य के तत्व भी कहते हैं, इन्हीं को वाक्य के एलिमेंट्स अवयव भी कहते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों क्या है, तत्व हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। तो जब उसको वाक्य से उधर से विधेय से उद्देश्य से क्वेश्चन नहीं पूछना होता है तो फिर क्वेश्चन लिया जाता है यहाँ। तो ये वाक्य के बनने के 6 आधार हैं, वाक्य के बनने के 6 अलग अलग भाग हैं। इन भागों का सेंटेंस में होना कंपलसरी है। अगर ये सेंटेंस में नहीं होंगे तो वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा शुद्ध वाक्य? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो ये पदों का समूह तो है जो आप किताबों में पढ़ते हो कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये पदों का समूह है लेकिन ये वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध वाक्य है? क्योंकि अग्नि में पौधों को सींचने की योग्यता नहीं है। तो जब तक पदों के बीच में योग्यता नहीं होगी तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। इसके बाद क्रमबद्धता, मैंने यहाँ पे हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। हाथी ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। इसमें क्रमबद्धता नहीं है, इसलिए ये भी अशुद्ध वाक्य है। क्या कहलाएगा? ये अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक योग्यता क्रमबद्धता आपको केवल समझ में वो आता है जो आपने पढ़ा हो, और जो आपने नहीं पढ़ा कोई टीचर पढ़ाने लगे तो वो समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हो जो पेपर में आती हैं। तो इसीलिए जब भी टीचर कुछ अलग तरीके से कुछ नया पढ़ाएगा तो वो बहुत लोगों की समझ से बाहर होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे होंगे या उसके बारे में ज़्यादा कुछ उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ कोशिश करो चीज़ों को लेने की। क्या है? वाक्य के भाग और आधार, यानी कि वाक्य का आधार जो है ना 6 खंभों पे टिका हुआ है। अगर उन 6 में से एक पिलर भी हटा लोगे तो वो गलत वाक्य कहलाएगा, अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, एक तो आधार है उसका योग्यता, दूसरा है उसका क्रमबद्धता, तीसरा है सन्निधि, इसके बाद में स्पष्टता, फिर क्या है आकांक्षा, और फिर क्या है एक अन्वय। जैसे ये शरीर बना है, इसमें से एक तत्व निकल जाए, अग्नि वायु आकाश, कोई भी एक समाप्त हो जाए तो शरीर की लीला ही समाप्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जब पानी बनता है तो उसमें ये तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गायब हो जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जब इनमें से एक पिल्लर हटा लेंगे 6 में से तो वो शुद्ध वाक्य नहीं रहेगा। जैसे अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो यहाँ ये पदों का समूह तो है जो किताबों में लिखा होता है ना, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो ये आप या पदों का सार्थक समूह कहलाता है। तो यहाँ सार्थकता भी है, अग्नि को सबको पता है, आग को कहते हैं, पौधे का भी पता है सबको, सींचने और जाते का है क्या भी पता है। तो ये पदों का सार्थक समूह तो था, लेकिन इसमें पदों के बीच में योग्यता नहीं थी, और जब योग्यता नहीं थी तो वाक्य अशुद्ध हुआ। 3 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो देगा अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर क्या है? शुद्ध वाक्य। ठीक है, अशुद्ध वाक्य। फिर पूछा जाएगा अशुद्धि का कारण क्या है? 4 ऑप्शन देगा, योग्यता, क्रमबद्धता, सन्निधि, स्पष्टता, कि इसमें जो अशुद्धि का कारण है वो क्या है? योग्यता। योग्यता क्या है? अग्नि में योग्यता है जलाने की, ठीक है, सींचने की नहीं है। जल में पौधे को सींचने की योग्यता होती है, अग्नि में क्या होती है? जलाने की। तो पदों के बीच में योग्यता न होने की वजह से तो ये वाक्य क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? ये वाक्य कहलाया अशुद्ध। क्यों? क्योंकि सींचने की योग्यता अग्नि में थी नहीं, इसलिए योग्यता न होने की वजह से ये क्या कहलाया? अपने आप में अशुद्ध वाक्य। अब यहाँ आ जाओ, हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, अगर घोड़े लंगड़े भी होंगे ना तो कभी भी हाथियों से नहीं हार सकते, और यहाँ तो पछाड़ने की बात हो रही है। पछाड़ने का मतलब ये है कि हाथी बहुत आगे और प्यारे बच्चों घोड़े बहुत पीछे थे। तो यहाँ क्या है? क्रमबद्धता नहीं है। यहाँ हाथियों के स्थान पर क्या आ गया? घोड़े, और घोड़े के स्थान पर क्या आ गया? हाथी। अगर मैं ये कहूँ
कि रावण ने राम को मारा, क्या आप इसको वाक्य मान लोगे? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वास्तव में राम ने ही रावण को मारा था, इतिहास इस बात का साक्षी है। तो इसीलिए रावण के स्थान पर राम का प्रयोग करना और राम के स्थान पर रावण का प्रयोग करना क्रमबद्धता भंग हुई। तो जब क्रमबद्धता भंग हुई तो वाक्य बन गया अशुद्ध। तो हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ हाथियों के स्थान पर जो घोड़े प्रयोग हुए तो उसकी क्रमबद्धता समाप्त हुई, और जब क्रमबद्धता समाप्त हुई पदों के बीच की तो वो कहलाया अशुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य कहलाया? अशुद्ध वाक्य कहलाया। ठीक है, तो ये भी वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्रमबद्धता नहीं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद होता है सन्निधि। सन्निधि कहाँ होती है? पदों को पास पास में लिखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ राम स्कूल, फिर यहाँ जाता और यहाँ लिख लिया मैंने है। यहाँ तो मैंने इतना गैप दिया, यहाँ पे इतना गैप दिया, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों इतना गैप दिया। तो ये वास्तव में सन्निधि ना होने की वजह से ये भी वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। या मैंने एक शब्द यहाँ पे लिख दिया राम, स्कूल लिख दिया यहाँ पे, जाता है लिख दिया मैंने यहाँ पे, और है लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये भी वाक्य नहीं माना जाएगा। यानी कि बोलते समय और लिखते समय जब हम पदों के बीच में समान गैप नहीं लेंगे, समान समय का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो वाक्य अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। क्योंकि बोलते और लिखते समय पदों के बीच में सन्निधि का होना, अत्यंत निकटता का होना, पदों का पास पास लिखना बहुत जरूरी होता है एक शुद्ध वाक्य के लिए। सन्निधि का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है। तो सन्निधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपको ये ध्यान रखना है। एक तो पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी के रूप में, सन्निधि शब्द शुद्ध वर्तनी के रूप में आया है, ये ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर ये आधा नय लिखते हो तो यहाँ ऊपर अनुस्वार नहीं लगाओगे, और जब ये अनुस्वार प्यारे दोस्तों के रूप में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है फिर आप यहाँ पे आधा नह नहीं लगाओगे। क्योंकि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अर्थात अंतिम वर्ण, उन्हीं के स्थान पे हम यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ ये किसके आया है? न के स्थान पे। और न किस में आता है? तय थे दे दे न, यानी कि तय वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जब तय वर्ग का पांचवा वर्ण है उसके स्थान पे ये आया है तो अब आप न नहीं लगाओगे। तो सन्निधि का अर्थ क्या होता है? सन्निधि का अर्थ होता है अत्यंत निकटता। सन्निधि का अर्थ क्या होगा? अत्यंत निकटता, अर्थात शब्दों का पास पास होना। अत्यंत निकटता मतलब होता है समीपता। तो जब तक ये पास पास नहीं होंगे, यहाँ पे ये इतना गैप दिया, यहाँ इतना दिया, यहाँ पे इतना दिया, तो इसी वजह से ये शुद्ध वाक्य नहीं। जैसे आपने देखा होगा कई बार रैली वगैरह होती है तो उसमें पब्लिक इकट्ठे होती है, तो वहाँ जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो उसमें जब भाषण दिया जाता है तो उन्हें कई बार पर्चे में पढ़ना पड़ता है। नीचे जो पर्ची होती है, पर्चा या कोई भी नोट्स होता है उनका, उसमें देख देख के बोलते हैं। खासकर जैसे सोनिया गांधी है, मायावती जी है, तो उसमें तारतम्य टूट जाती है, पब्लिक को मज़ा ही नहीं आता। एक बात बोल दी फिर वो नीचे देखने लगे, समय ज़्यादा ले लिया इसलिए लयभंग। अगर मैं ये कहूँ कि राम ने, और कल क्लास में 8 बजे आके बोलूँ रावण को मारा था, तो क्या आप इसको वाक्य मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि पदों के बीच में गैप ज़्यादा हो गया। और जब लिखते समय बोलते समय गैप ज़्यादा हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है उस कंडीशन में प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सन्निधि न होने की वजह से वो अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सन्निधि की शुद्ध वर्तनी या तो ये है, और जब ऑप्शन में ये नहीं देगा तो फिर राइट आंसर ये, इनके अलावा कुछ नहीं। और जब ये दोनों देगा, जब ये दोनों देगा तो राइट आंसर ये होगा। जब ये दोनों देगा तो राइट आंसर केवल ये वाला होगा जिसमें हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ क्या होता है? अत्यंत निकटता। यहाँ अत्यंत निकटता का मतलब क्या है? पदों के बीच में। यहाँ हमने क्या किया? देखो यहाँ समान गैप दिया है ना, तो इसमें यहाँ सन्निधि तो थी, लेकिन यहाँ इसमें योग्यता नहीं थी और इसमें क्रमबद्धता नहीं थी। तो इसमें सन्निधि थी लेकिन इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ पे योग्यता नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्रमबद्धता नहीं थी, जबकि दोनों में सन्निधि थी। लेकिन फिर भी एक अगर आधार नहीं रहेगा, एक पिल्लर हटा लेंगे 6 में से, तो भी वाक्य अशुद्ध ही बनेगा। तो क्या है? तो इसमें अशुद्धि का कारण क्या हुआ? सन्निधि का न होना। सन्निधि नहीं थी इसलिए क्या कहलाया? अशुद्ध वाक्य कहलाया। इसके बाद क्या है? स्पष्टता,
अर्थात यथार्थता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, खाता है। क्या है? खाता है। अब कोई इसको कहेगा कि ये बताइए ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध है, तो आप में से ज़्यादा सारे बच्चे बोलेंगे सर शुद्ध वाक्य खाता है, इसका मतलब क्या है? कुछ खा रहा है, रोटी खा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आम खा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये खाता है किसके लिए प्रयोग आया? रोटी के लिए, आम के लिए। तो आप कहोगे सर रोटी आम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, ये तो पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, ये स्टेट बैंक का खाता है। तो यहाँ एक खाता है जो है ये क्लियर ही नहीं है कि ये पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, स्टेट बैंक वाला खाता है, या ये प्यारे बच्चों भोजन सामग्री के लिए जो हम खाने की क्रिया प्रयोग करते हैं, या ये वो वाला खाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एक कंडीशन है इसमें स्पष्टता नहीं है, इसमें यथार्थता नहीं है। यथार्थ का मतलब किस वस्तु का, पदार्थ का किसके लिए प्रयोग होता है, उसको हम यथार्थता कहते हैं। सुई का प्रयोग प्यारे बच्चों बटन लगाने के लिए होता है, कपड़े को सिलने के लिए होता है। आँख में खुजली करने के लिए सुई का प्रयोग नहीं किया जाता। कान में खुजली हो रही है तो आप सुई का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हर वस्तु पदार्थ की अपनी एक उपयोगिता फिक्स है, तो उसी को उसकी सार्थकता कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक शब्द का अपने आप में सेंस भाव प्रकट करना उसकी यथार्थता कहलाता है, उसकी स्पष्टता कहलाता है। लेकिन ये अपने आप में अशुद्ध वाक्य हुआ। क्यों हुआ ये अशुद्ध वाक्य? क्योंकि इसमें स्पष्टता नहीं है, इसमें यथार्थता नहीं है। और जब तक स्पष्टता नहीं होगी ये किसके लिए आया, तब तक इसको हम शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते, इसको शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। जैसे राजा दशरथ के 4 थे। अब राजा दशरथ के 4 क्या थे? महल, हाथी, घोड़े, ठीक है, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर राजा दशरथ के 4 थे, वो क्या थे? वो छूट गया। और जब वो छूट गया इसका मतलब आकांक्षा पूरी नहीं हुई। आकांक्षा कहते हैं इच्छा को। तो इस सेंटेंस को एक शब्द की अभी इच्छा है इसको शुद्ध होने के लिए, इस सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए इसको किसी एक शब्द की आकांक्षा है, एक शब्द की इच्छा है, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। तो राजा दशरथ के 4 थे, ये भी अशुद्ध वाक्य है। और राजा दशरथ के 4 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पुत्र लिख देंगे, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमने प्यारे दोस्तों ये चिन्ह लगाया, त्रुटि चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, और यहाँ पे लिख दिया पुत्र। अब ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जब तक इसमें पुत्र नहीं आएगा तब तक इसकी आकांक्षा पूरी नहीं होगी, और जब तक आकांक्षा पूरी नहीं होगी तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा, तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। अन्वय, अन्वय क्या है? कर्ता कर्म का निश्चित स्थान। अन्वय क्या कहलाता है? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया का, कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान अन्वय कहलाता है। कई बार कर्ता के स्थान पे ना होके, ठीक है, नाटक बच्चों द्वारा अभिनीत किया गया, बच्चों द्वारा नाटक का अभिनय किया गया, दोनों बात सही है। लेकिन वहाँ कर्ता को कर्ता के स्थान पे ना रखे, उसके स्थान पे कर्म रखते हैं, वहाँ अर्थ तो होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों उसको भी हम शुद्ध वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्ता कर्ता के स्थान पे आए, कर्म कर्म के स्थान पे आए, और क्रिया का भी एक निश्चित जो स्थान होता है, तो क्रिया को वहीं होना चाहिए, तभी हम उसको शुद्ध वाक्य मानेंगे, तभी वो कहलाएगा कि अन्वय सही हुआ है। अर्थात आप प्यारे दोस्तों पहले रख दोगे खाता है रोटी, रोटी खाता है, ये बात सही है, लेकिन खाता है रोटी ये वाक्य गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अन्वय नहीं हुआ। तो इसीलिए कर्ता का कर्ता के स्थान पे, क्रिया का क्रिया के स्थान पे, कर्म का कर्म के स्थान पे प्रयोग होना ही हमारा क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? अन्वय कहलाता है। तो जैसे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, हरबुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। अब मैं इसमें पूछने लगूँ कर्ता बताइए क्या है, तो आप कहोगे लक्ष्मीबाई, तो मैं कहूँगा मैंने तो लक्ष्मीबाई बोला ही नहीं है, तो इसमें तो कर्ता है ही नहीं कहीं भी। अभी चमक उठी, दोबारा से सुनो ध्यान से, कर्ता पहचानना है।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो ये बात किसके बारे में कही जा रही है, उसका नाम ही नहीं आया। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। तो ये झांसे वाली रानी जिसके सेंस में ये सारे शब्द कहे गए, जिस अर्थ में ये सारे शब्द कहे गए, वो सबसे लास्ट में है, तो वहाँ से उसको सबसे पहले रखना। और चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी है, उसका अर्थ समझना ही अन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। यानी कि इस पंक्तियों में, गीत में, भजन में, कीर्तन में, किसी भी सेंटेंस में, गद्य में या पद्य में, प्रोज में या पोएट्री में, कर्ता कहीं भी हो, उसको पहले रखकर बाकी पंक्तियों का, शब्दों का अर्थ समझना ही अन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वय। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी वाक्य के ये 6 आधार उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये 6 पिल्लर उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। तब तक वो शुद्ध वाक्य दोस्तों नहीं कहलाएगा। इसीलिए पदों के बीच में योग्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए और अन्वय होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा शुद्ध वाक्य। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वे सारे के सारे कहलाएंगे अशुद्ध वाक्य। क्या कहलाएंगे वे? अशुद्ध वाक्य कहलाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद जो यहाँ से और प्रश्न बनेंगे वो होते हैं वाक्य के भेद से। क्या होते हैं दोस्तों? वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद होते हैं 2। आप वहाँ पे गलत करके आते हो 3। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते नहीं, वो पूछ क्या रहे हैं। तो वाक्य के प्यारे दोस्तों 2 भेद हैं। एक होता है रचना के आधार पर। क्या बोलेंगे इसको? रचना बनावट, रचना बनावट, संरचना, संरचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होंगे वो होंगे प्यारे बच्चों 3 भेद। कौन कौन से भेद होंगे? 3 भेद होंगे। इनमें से एक भेद होता है हमारा, आपको ये ध्यान रखना है, सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य, जो आप अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, सरल वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम होता है साधारण वाक्य। इसी को क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। दूसरा जो भेद होता है वो होता है मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम होता है मिश्रित वाक्य। क्या होगा? मिश्रित वाक्य। इसके बाद में तीसरा जो भेद होता है वो होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। और इसका जो भेद होता है वो कहलाता है जटिल वाक्य। क्या कहलाएगा दोस्तों? जटिल वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछा जाए वाक्य के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर है केवल और केवल 2। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा होगा हमारा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे दोस्तों? 8 भेद। कौन कौन से 8 भेद होते हैं? एक तो होता है विधि, विधि वाचक या सकारात्मक वाक्य। विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य, इनके 2 नाम हैं। इसके बाद दूसरा होता है निषेध। दूसरा क्या होता है? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। यहाँ भेदों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस की वैरायटी है किसी भी टॉपिक से, उनके आधार पे ही आपको आगे बढ़ना है। तीसरा जो होता है वो होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद में होता है चौथा
आज्ञावाचक वाक्य। क्या होगा दोस्तों? आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद पांचवा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद क्या है दोस्तों? संकेतवाचक। संदेह ले लेते हैं पहले। संदेहवाचक वाक्य। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। इसके बाद आगे बढ़ो। 7 संकेत या संबंधवाचक। इसके 2 नाम हैं, संकेत या संबंधवाचक वाक्य। और इसके बाद में 8वां और लास्ट भेद जो होता है वो है विस्मय या संबोधन बोधक वाक्य। विस्मय या संबोधन बोधक वाक्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भेदों के 2 नाम हैं। जैसे विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं इसको, विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसी का नाम सकारात्मक वाक्य भी है। इसी को निषेधात्मक या नकारात्मक भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे संकेत या संबंध, विस्मय या संबोधन, तो ये भी नाम है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या बना हमारा भेदों का? क्वेश्चन बना कि वाक्य के कितने भेद है। ऑप्शन में 2 भी रहेगा, 3 भी। आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या करके आएंगे? 3। वो पूछ क्या रहा है? वाक्य के भेद। आप क्या बता के आओगे उसको वहाँ? रचना, बनावट, संरचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद। कौन कौन से बता के आओगे? सरल वाक्य, मिश्र और संयुक्त। आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने पूछा था आपसे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद होते हैं 2। एक होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। दूसरा क्या होता है? अर्थ के आधार पे। जब वो आपसे पूछेगा कि रचना, बनावट, संरचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब आप कहोगे प्यारे दोस्तों कि वो भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम है जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम क्या है? मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? साधारण वाक्य है। निम्नलिखित में से रचना के आधार पे कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? इन 3 को छोड़ के जो भी आ जाए वो रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का भेद है? इन 3 में से जो भी आ जाए रचना के आधार पे वो वाक्य का भेद है। फिर है अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या कहोगे? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद संकेतवाचक और विस्मयवाचक। फिर पूछेगा विधिवाचक वाक्य का दूसरा अन्य नाम बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? तो आप क्या कहेंगे? सकारात्मक। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? निषेधात्मक वाक्य को। फिर आपसे पूछेगा संबंधवाचक वाक्य किससे संबंधित है? संकेतवाचक से। संबोधन बोधक वाक्य क्या कहलाता है? विषम्य बोधक वाक्य। तो ये क्या हुए? अपने आप में वाक्य के भेदों से संबंधित क्वेश्चंस हुए। क्लियर? इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे ही टॉपिक को कंप्लीट करना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है? क्यों? और यहाँ ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ वाक्य, वाच्य और काल से क्वेश्चन ना आता हो। और ये वाक्य, वाच्य, काल से आए हुए क्वेश्चन ही आप सबसे ज़्यादा गलत करते हो। मैं भी कोई टॉपिक ले लेता जिसमें सारी शॉर्ट ट्रिक होती, आपको मज़ा आता, आपको हंसा देता। लेकिन हमारा मकसद क्या है? जो भी क्वेश्चन पेपर में आए वो हमारा सही हो। हमारा मकसद क्या है? जो हम पढ़ाएं वो पेपर में आए। तो ये 2 मकसदों के साथ हम यहाँ पे चलते हैं। ना हमें यहाँ ये है कि हमें सिलेबस पूरा कराना है, ना हमें यहाँ पर ये है प्यारे दोस्तों की चीज़ों को प्यारे बच्चों खाना पूर्ति करके फॉर्मेलिटी पूरी करके ख़त्म कर देना। क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे एक बार समय देंगे किसी भी टॉपिक को, लाइफ में उसका दोबारा से रिवीजन नहीं करना। बशर्ते जो आपके पास है उसको आप साइड में रख के बैठ गए। तो जो भी आपके पास है उसको साइड में रखो, और जो नई चीज़ है, जो नई प्यारे दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप उसको ज्ञान में कन्वर्ट करो। आपके पास केवल सूचना है और हम उसको ज्ञान में पहुंचाना चाहते हैं। तो सूचना और ज्ञान में अंतर है। भर्ती होंगे ज्ञान के आधार पे, सूचना के आधार पे विद्वान, लेखक और साहित्यकार बनोगे। तो यहाँ क्या है? वाक्य के भेद कौन कौन से? रचना, बनावट, संरचना। तो यहाँ एक तो सरल वाक्य हुआ, एक मिश्र वाक्य, एक संयुक्त। ऑलरेडी सरल वाक्य हम पढ़ चुके हैं। क्यों पढ़ चुके हैं सरल वाक्य? देखो, अभी आपको जब
उद्देश्य और विधेय पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो उस समय आपको बताया गया था। तो यहाँ प्यारे दोस्तों हमने आज शुरू किया टॉपिक ये आपका रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसका पहला भेद जो है हमारा वो है सरल वाक्य। वो क्या है? वह है सरल वाक्य। कौन सा है दोस्तों? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं जहाँ एक उद्देश्य, जहाँ एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। वो अभी बताया था आपको उद्देश्य विधेय, और ये भी कहा था कि एक पंथ दो काज कर रहे हैं हम। जहाँ दो उद्देश्य, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन विधेय हो। तो जहाँ एक उद्देश्य, एक या दो विधेय हो। फिर यहाँ आखिरी में हमने क्या कर दिया? सबको इसी के अंदर ले लिया। जहाँ अनेक उद्देश्य हैं, अर्थात हम कर्ता और क्रिया के आधार पर ही हम सरल वाक्य की पहचान कर पाते हैं। जहाँ अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? सरल वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सरल वाक्य। चलो जी, इनके सेंटेंस देखते हैं। सरल या साधारण वाक्य के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो आप दिमाग में बैठाए हो कि सरल वाक्य एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य होता है, तो ऐसा नहीं है। सरल वाक्य को हम केवल उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही पहचान पाएंगे। किसके आधार पर पहचान पाएंगे? उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। राम सीता उद्यान में टहल रहे हैं। प्रधानमंत्री व उनकी प्रधानमंत्री व तथा कुछ प्रधानमंत्री तथा कुछ मंत्रियों ने आज भाषण दिया था। इस वर्ष परीक्षा होना, इस वर्ष परीक्षा का होना आपके लिए जरूरी हो गया है। इस वर्ष परीक्षा का होना आपके लिए जरूरी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सरल वाक्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें दो क्रियाएं आपस में डिपेंड नहीं हैं। जहाँ सेंटेंस में दी गई दो क्रियाएं आपस में डिपेंड होती है प्यारे दोस्तों, उनको कहते हैं हम मिश्र वाक्य। जहाँ दो अलग अलग सेंटेंस को, एक सब सेंटेंस को किसी सेंटेंस के साथ, या दो अलग अलग सेंटेंस को हम किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं और क्रिया डिपेंड ना हो, उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। जो मिश्र वाक्य की कंडीशन है, संयुक्त वाक्य की जो कंडीशन है, वो प्यारे दोस्तों यहाँ सरल वाक्य में अप्लाई नहीं होती।
यहाँ केवल और केवल आप उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही चीज़ों की पहचान करोगे। यहाँ पे क्या है, राम करता है अर्थात उद्देश्य, पढ़ता है क्या है, विधेय। तो ये क्या है पुस्तक, ये विधेय का विस्तार है। ये क्या है, विधेय का विस्तार। तो क्या कहलाया, सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों, चाहे वो बहुवचन में प्रयोग हो चाहे वो एक वचन में प्रयोग हो, लेकिन वो काउंट होगा एक ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना एक क्रिया हुई, और पक्षी प्यारे बच्चों यहाँ एक उद्देश्य हुए, जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है, जिसके अंदर सारे के सारे पक्षी आ गए। अब आप इसको ये नहीं कहोगे कि अनेक पक्षी है, ठीक है। तो वहाँ तो जो उसने दिया है, अब मान के चलो वो 2 पक्षी 4 पक्षी 10 पक्षी, ये ठीक है, वो इस तरह से देता, तब आप कहते हैं कि हाँ वे 2 हुए। तो यहाँ पक्षी प्यारे दोस्तों आकाश में उड़ते हैं, तो ये पक्षी क्या है, एक उद्देश्य है, यहाँ एक प्यारे दोस्तों विधेय। आकाश क्या कहलाया, विधेय का विस्तार। राम सीता, यहाँ राम और सीता 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, उद्यान में टहल रहे हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों राम सीता 2 क्या कहलाए, हमारे उद्देश्य कहलाए। टहल रहे हैं, ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, हमारा विधेय कहलाया। लेकिन ये उद्यान बगीचा क्या कहलाएगा, ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। ये आकाश क्या है, विधेय का विस्तार। क्यों, क्योंकि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, आकाश में। आधार क्या है, टहलने का उद्यान। आधार क्या है, उड़ने का आकाश। आधार क्या है, पुस्तक के पढ़ने का आधार क्या है, पुस्तक। तो ये जो आधार है, ये यहाँ प्यारे दोस्तों हमारे क्या कहलाए, ये कहलाए विधेय का विस्तार। क्यों, क्योंकि क्रिया सीधे इनसे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री तथा कुछ मंत्रियों ने आज भाषण दिया था। तो प्रधानमंत्री एक हुआ, ठीक है। फिर यहाँ क्या है दोस्तों, कुछ मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों ने। अब इसने 2 3 4 कुछ दिया नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ एक और एक 2। तो कुछ मंत्री यहाँ अनेक नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने अनिश्चित संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए क्या कहोगे, एक और एक 2, यानी कि 2 उद्देश्य हुए यहाँ, मंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक है। भाषण दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया, आपका विधेय। लेकिन यहाँ आज क्या कहलाया, विधेय का विस्तार। इस वर्ष परीक्षा का होना आपके लिए ज़रूरी होगा। कैसे पहचानोगे आप, यहाँ पे कर्ता कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये प्यारे दोस्तों, ये ज़रूरी होगा, ये क्या है, ये होगा अपने आप में क्या है, यहाँ पे सहायक क्रिया है। ये होगा क्या है, सहायक क्रिया है। तो कई बार कुछ प्यारे दोस्तों जो संज्ञाएँ हैं वो भी क्रिया का काम करते हैं। तो यहाँ क्या है, परीक्षा का होना, इस वर्ष परीक्षा का होना। तो एक तो होना ये है, और एक प्यारे बच्चों ये सहायक क्रिया है। तो यहाँ क्या कहलाया, हमारा होना, और एक ये सहायक क्रिया, तो 2 कहलाए विधेय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक तो प्यारे दोस्तों ये वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक ये आपके लिए, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, ये दोनों कहलाएंगे उद्देश्य। तो यहाँ ये 2 उद्देश्य हैं और 2 विधेय हैं। तो इसी वजह से क्या कहलाए, सारे के सारे सरल वाक्य के उदाहरण। क्या कहलाए, सारे के सारे सरल वाक्य के उदाहरण। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये सेंटेंस दे के पूछ लेगा, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। फिर आपसे पूछ लेगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। फिर पूछ लेगा आपसे उद्देश्य या विधेय बताइए इसमें से क्या होगा, उद्देश्य और विधेय इसमें से क्या होगा। दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों, दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। दूसरा क्या होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, कैसे पहचान करोगे, इसके बारे में बताएंगे कल। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो ये हम कल जानेंगे मिश्रित वाक्य को, और साथ के साथ संयुक्त वाक्य। कल वाक्य वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में वाच्य कराएंगे, फिर काल पढ़ाएंगे, फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य कराएंगे, सामान्य अशुद्धि कराएंगे, और उसके बाद में फिर इन सारे टॉपिक की करेंगे प्रैक्टिस। तब नए ग्रुप की तरफ पढ़ेंगे। अब की बार ये जो बैच हैं ये ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ऐसे ही 10 ग्रुप हैं। उस पूरे 10 ग्रुप में सारा सिलेबस होगा। तो यानी कि जो भी चीज़ जिस पर डिपेंड है उसी के आधार पे ये होगी। 1 सप्ताह के अंदर आपको सारी PDF दे दी जाएगी। 100 PDF है, 100 PDF एक ही झटके में प्यारे दोस्तों आज नहीं मिलेगी, कल भी नहीं मिलेगी, परसों मिल सकती है। कहने का मतलब ये है 1 सप्ताह के अंदर,
ठीक है, क्योंकि वो PDF का भी अपना सीक्वेंस है, उसी आधार पे वे PDF भी आप लोगों को पढ़नी है। तो वे एक सप्ताह के अंदर मिलेगी, यानी कि सैटरडे या संडे में। सैटरडे संडे से पहले आपको कोई PDF नहीं मिलेगी, केवल जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसकी PDF मिलेगी। लेकिन सैटरडे संडे को 100 की 100 PDF आपके बैच में अपलोड कर दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब भी ग्रुप समाप्त होगा, ग्रुप से संबंधित डाउट होगा, ऐसा नहीं है कि सारे डाउट एक साथ लेंगे। यहाँ भी जब हम क्लास लेते हैं उसमें भी डाउट लेंगे साथ के साथ में, ठीक है, जो भी डाउट आप लोगों के बन रहे हैं। लेकिन जब तक आप टॉपिक कंप्लीट नहीं करते तो पूरा का पूरा आपका प्यारे बच्चों सिलेबस ही डाउटफुल है, पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका डाउट है। लेकिन जब वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो उम्मीद है कि आपका एक भी डाउट ना बचे। अगर बचता भी है तो ग्रुप के कंप्लीट होने के बाद जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उस प्रैक्टिस के दौरान ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे हम आपका डाउट भी लेंगे प्रैक्टिस के दौरान ही। जितने भी आपके डाउट बनते हैं तब हम अगले ग्रुप पे चलेंगे। अगर हम रणनीति बना के प्लानिंग के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम ईमानदारी से हिंदी के दम पे सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो ऐसे पढ़ते आए हो, जैसे आपको पता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ते हैं, किताब होती है, ये हिंदी सिलेबस है और इसमें से ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, इसमें ये टॉपिक है, ऐसे ज़िंदगी में विद्वान बन सकते हो, लेखक बन सकते हो, साहित्यकार बन सकते हो, लेकिन हिंदी के दम पे सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इस टॉपिक पे डिपेंड है, कौन से टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ऐसी आएगी कि जहाँ जिस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हम वहीं से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर मुझे संधि पढ़ानी होती तो मैं पहले वर्णमाला पढ़ाता, मुझे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने होते तो मैं पहले वर्णमाला और संधि पढ़ाता, तब मैं उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाता। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे कारक पढ़ाने होते तो मैं सबसे पहले समास पढ़ाता, तब मैं कारक पढ़ाता। तो ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 10 ग्रुप बने हैं उस 10 ग्रुप में आपका सारा का सारा ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, जिसमें लगेंगे कम से कम 2 महीना, कम से कम 2 महीना इसमें लगेंगे। 100 PDF आपको मिलेंगी, 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे उन PDF के थ्रू, और यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारा जो मैटर है 3000 क्वेश्चन होगा है। धीरे धीरे जैसे टीचर पढ़ा रहा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ किसी एक बच्चे के आधार पे ना डिसीजन बदले जाते और ना प्यारे बच्चों चीज़ें होती। यहाँ सबको साथ लेके चलने की परंपरा रही है, और वो देना पड़ेगा आपको समय। सर जी ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी। यहाँ 2 महीने में सिलेबस पूरा होगा। जिसको 10 दिन में सिलेबस पूरा करना है वो किताबें पढ़े, यूट्यूब के दुनिया भर के चैनल पढ़े। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और भी, मान के चलो आप एक बार पढ़ चुके हो कहीं से भी, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब चैनल है हिंदी बाई अरुण सर्ग, वहाँ रोज़ मैं 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, लेकिन सप्ताह में प्यारे दोस्तों वहाँ पे मैं मिक्स क्वेश्चन से लेता हूँ एक दिन, अदरवाइज टॉपिक वाइज है। जैसे आपको मैं वाच्य कराऊंगा परसों, तो वाच्य वाला जो होगा वो आज शाम को 6 से 7 बजे होगा। फिर वाच्य के बाद में काल होगा, वाक्य में करा चुका हूँ कल। तो अगर आपको इस वाक्य की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखने के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वे 60 बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें से आपको 100% वहाँ क्वेश्चन मिलेगा आपके पेपर में। तो हिंदी बाई अरुण सर का जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी वे क्लास पड़ी हुई है, तो प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ प्रैक्टिस मैं यहाँ कराऊँगा, कुछ आपको PDF दूंगा, और कुछ प्रैक्टिस है यूट्यूब पे, वो है टाइम अलग 6 से 7। वहाँ लाइव रहना ज़रूरी नहीं, बाद में भी आप सुन सकते हो। अगर आप फ्री हो और आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं पहले से, आपको प्रैक्टिस की जो नीड है एकदम, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस बैच की डिमांड थी, तो अभी प्रैक्टिस बैच ना लेके हम केवल यूट्यूब पे कराएंगे, प्रैक्टिस बैच आएगा अगले महीने। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ से भी आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। अगर और किसी का कोई भी डाउट है किसी तरह का तो वो बता सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी समय हो गया। टाइम हमारा रहेगा 8 बजे से 9:15 बजे। क्यों रहेगा? क्योंकि 9:30 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, बीच में 5-7 मिनट क्लास को लगाने के लिए मुझे भी चाहिए। बुक आपको नहीं पढ़नी है, बुक हम ऑलरेडी देंगे 84 पेज की, जो 100 PDF है उसमें एक पूरी बुक ही है। इसके साथ उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। इसके साथ यूट्यूब हिंदी बाई अरुण सर के नाम से वहाँ रोज़ 60 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी क्विज हम रोज़ खेलते हैं। ठीक है, वे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किसी भी बुक से यहाँ नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि बुक से पढ़ोगे सिलेबस 50% करोगे, बुक से पढ़ोगे तो वो क्वेश्चंस हैं पुराने जो ऑलरेडी पहले ऑफलाइन एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है वो क्वेश्चन 2021 और 22 में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की वेराइटी चेंज हो गई है।
कोई हर में, चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हुई है। बुक केवल आपको 50% तैयारी करा सकती है, लेकिन 50% किसी भी पेपर का करके आप भर्ती नहीं हो सकते। इसीलिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू अपने कॉन्सेप्ट को समझिए, जो नोट्स आपको मिले हैं उस नोट्स को आप लें, ठीक है। तो उस नोट्स के आधार पे आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें, ताकि आपको जीवन में कभी भी, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, रिवीजन ना करना पड़े, ठीक है। तो जल में कमल खिलता है, ये वाक्य गलत है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपको क्यों गलत है? क्योंकि आपने इसका सीक्वेंस बदल दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यारे दोस्तों वहाँ क्रमबद्धता नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब क्रमबद्धता नहीं है तो वाक्य क्या क्या लगेगा? ऐसे ही वचन भी है, जैसे बाजार में गया, तो बोलते हो ना बाजार में गया, ये भी वाक्य गलत है। बाजार में गया नहीं होता, बाजार को गया होता है। तो वहाँ में का प्रयोग नहीं करोगे, को का प्रयोग करोगे। तो इसी वजह से जब जिसका जो स्थान फिक्स है उसको उसी स्थान पे रखो। दादा आपके फादर से पहले आए थे और आप अपने फादर के बाद आए थे, तो वो एक प्रकृति का नियम है। ऐसे ही सेंटेंस में भी वे तमाम नियम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों का नमस्कार।